वेलकम बैक टू evidyarthi.in। शुरुआत करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ एंड विच इज अ वेरी मेन पार्ट, प्रोमिनेंट वन, विच इज न्यूक्लियस। जिस तरीके से हमारा हार्ट हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग यूनिट होता है, उसी तरीके से सेल का कंट्रोलिंग यूनिट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन के वक्त पे डायग्राम्स को देखते हुए समझा था सेल का स्ट्रक्चर, तो उसमें जो हमारे सेंटर पोर्शन में मेन पार्ट था, दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, इसी मेन पार्ट से हमारे सभी सेल ऑर्गेनेल्स का रेगुलेशन होता है, सभी के फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। हेंस आवर न्यूक्लियस इज नोन एज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं मेनली ये करता क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं, एंड देन उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मैनेजिंग, कम्युनिकेशन, इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं वो आपका न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद इट हैज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। अब न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जानते हैं, नहीं तो आपको कहीं पर भी ऐसे आ जाएगा कि इट हैज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब डबल लेयर मेम्ब्रेन है वो ठीक है, प्लस इसका मेम्ब्रेन पोरस भी होता है। पोरस मतलब कि उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। क्या फायदा है उनका? विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी कि यहाँ पर ये बात चल रही है कि न्यूक्लियस के अंदर आना और बाहर जाना, मतलब न्यूक्लियस से बाहर या अंदर आने जाने के लिए मटेरियल्स का ट्रांसफर अलाउड होता है। और वो कौन अलाउ कर सकता है? सिर्फ मेम्ब्रेन अलाउ कर सकता है। सो इसलिए न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है। इट इज वेरी पोरस एंड इट हैज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब इसके बाद आता है कि इसका और कहाँ मेन रोल ये प्ले करता है। तो इट प्लेज अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इवोल्यूशन होने के बाद यूनिसेलुलर से हम मल्टीसेलुलर पे आए हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड करता है और कुछ नए सेल्स फॉर्म होते हैं, है ना। उसी तरीके से सेलुलर रिप्रोडक्शन, दैट मींस कि एक सेल का डिवीजन होके नए सेल्स फॉर्म होना, वो रिप्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है? आपका न्यूक्लियस हेल्प करता है। ठीक है, प्लस इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज। तो हमारे सेल का और मैच्योरिटी वो किस तरीके से ग्रो करेगा, उसका क्या नेचर रहेगा, कैसे एग्जिबिट करेगा चेंजेस को, ये सब कौन चेक करता है? ये सभी चीजें, सारी केमिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते साथ कौन ध्यान रखता है? न्यूक्लियस ध्यान रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके मेन कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कितना मेन उसके रोल्स हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम उसके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे उसके जीन्स के बारे में। यस, हमारी बॉडी में जो भी हेरिडिटी मटेरियल रहता है वो सब कुछ हमारे न्यूक्लियस से ही मेंटेन्ड होता है। चलिए अब देखते हैं, पहले हम इसके मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, इससे पहले हमने उसके फंक्शंस, मेन उसका क्या कंट्रोलिंग यूनिट है, सबके बारे में जान लिया। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे अगर बात करेंगे तो हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस का सबसे पहला पार्ट हो गया आपका न्यूक्लियस का प्लाज्म, विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। एक्चुअल में क्या है ये? जिस तरीके से आपके सेल का साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, जहां पर आपके सेल के सभी पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसी तरीके से जब हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, ये देखिए हमने कुछ ऐसा न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनाया था, एंड देन यहाँ पर मिडिल में हमारा कुछ भी सेंट्रल पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये छोटा छोटा एरिया। ठीक है, तो ये हमारा जितना भी खाली एरिया है ना, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब बात आती है दूसरा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन तो वही है ना जो हमारी इसकी आउटर कवरिंग है, और इससे पहले हमने इसकी आउटर कवरिंग के बारे में क्या पढ़ा है कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा रहता है? डबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, तो डबल लेयर का इसका मेम्ब्रेन रहेगा, लेकिन
कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहां पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। यस, वहीं पर हमारे पास दो अलग टाइप के सेल्स और दो अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो क्या है ऐसा? देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो अगर वो प्रेजेंट है और जिन ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिजम्स आपके कहलाए जाते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, अब यूकैरियोट्स कौन से हो गए? जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगस हो गया, ये सभी कैसा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात, अगर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? इफ इट इज एब्सेंट देन द ऑर्गेनिजम्स देयर आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आई नो थोड़ा सा अगेन स्ट्रेंज है, बट कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे आप बोल के देखिए, इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज प्रोकैरियोट्स। ये ऑर्गेनिजम्स हमारे कहलाए जाते हैं which does not have nuclear membrane. Because they do not have nuclear membrane, that means उनका जो पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। यानी कि उनके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, एक्चुअली सेल ऑर्गेनल्स नहीं, बट उनके न्यूक्लियस में जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं वो अच्छे से डिफाइंड वे में नहीं रहते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं इसे। अगर एब्सेंट है तो दे विल बी नोन एज प्रोकैरियोट्स। देन इसमें एग्जांपल आता है आपका बैक्टीरिया। काफी मात्रा में काफी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब प्रो यानी कि प्रिमिटिव, पहला। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको यूनिसेलुलर में बताया था कि एक सेल को कंप्राइज करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी पहले थे एंड देन इवोल्यूशन हुआ और आगे मल्टीसेलुलर बढ़ गए। उसी तरीके से जो पहले का न्यूक्लियस हुआ करता था पहले ऑर्गेनिजम्स में, और क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही पहले के आए हुए हमारे अर्थ पे स्पीशीज माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस वक्त जो इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इनका न्यूक्लियस उस तरीके से डेवलप नहीं था कि इनके सभी पार्ट्स अच्छे से डिफाइंड हो। ठीक है, सो दे आर पुअरली डिफाइंड, दे हैव द पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, प्लस इट कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो व्हाट दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड दैट इज व्हाई दे नोन एज न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस है दे आर नोन एज न्यूक्लियोइड्स। व्हाई दे आर नोन एज न्यूक्लियोइड्स? बिकॉज they only contain the nucleic acid, okay, and they have poorly defined nuclear region. ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल आता है बैक्टीरिया, और यही आपकी बात अगर हम यूकैरियोट्स में पहुंचते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया को छोड़ के सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे, और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से डिफाइंड दो अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। ओके, सो नाउ इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे न्यूक्लियस का काफी इंपॉर्टेंट रोल विच इज अबाउट दी हेरिडिटी, जीन्स, डीएनए एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन, बाय बाय।